हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। 14 नवंबर ये डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है। 14 नवंबर पे आज हमने ये प्लान किया है कि सब लोगों को डायबिटीज़ के बारे में अवेयर करें, क्योंकि वैसे तो डायबिटीज़ ही अपने रूटीन में आजकल अगर आपके सुनने में आ रहा है तो हर अल्टरनेट फैमिलीज़ में पेशेंट्स हैं। तो आज बात करते हैं कि क्या डायबिटीज़ का मतलब क्या है, उसके कौन से टाइप्स है, उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसके अंदर होम्योपैथी ये जो साइंस है वो कैसे रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डायबिटीज़ का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल का बढ़ना, एक साधारण भाषा में। सबसे पहले ज़माने में यूरिन में शुगर को चेक किया जाता था। अब उसके बाद में जैसे डेवलपमेंट्स आते गए, अब ब्लड के अंदर भी शुगर को टेस्ट किया जाता है। अब ये हुआ डायबिटीज़ का इन शॉर्ट एक सादी भाषा में मीनिंग। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर दो टाइप आते हैं। एक आता है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा आता है टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है? अब अक्सर जो 95% पेशेंट्स के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर जो पाया जाता है दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब क्या है? डायबिटीज़ में दो पॉइंट है। एक है कि इंसुलिन बनना और इंसुलिन नहीं बनना। तो टाइप 1 ये बीमारी में, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनता, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता है लेकिन यूज़ नहीं होता। अब हम पहले समझते हैं टाइप 2 को, क्योंकि 95% पॉपुलेशन में हम इसको देखते हैं, तो उसका अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो टाइप 2 में इंसुलिन आपके पास रहेगा, बॉडी आपकी इंसुलिन बनाएगी, यानी कि पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होगा, लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाएगी, और जिस वजह से आपके बॉडी का शुगर लेवल बैलेंस जो है वो लॉस होकर आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। उसको बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है। अच्छा, अब टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में इंसुलिन जो पैनक्रियाज में सिक्रीट करना चाहिए, ये हार्मोन सिक्रीट पैनक्रियाज नहीं करते, जिस वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब इंसुलिन ये शुगर को रेगुलेट करने वाला हार्मोन होने की वजह से अगर उसकी कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी की शुगर लेवल बढ़ जाएगी। अब इस कंडीशन में इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। अच्छा, अब टाइप 1 ये डायबिटीज़ किसको हो सकता है? तो अक्सर ये बाय बर्थ भी रह सकता है एक, या फिर किसी भी बंदे को किसी भी एज में अगर किसी कारणवश पैनक्रियाज डैमेज हो जाए तो भी होने के चांसेस। अच्छा, अब टाइप 2 डायबिटीज़ इसका क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ ये, इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं, ये कभी भी कौन सी भी एज में किसी भी बंदे में पाया जा सकता है। अच्छा, अब ये टाइप 1 टाइप 2 आप समझ गए। अब बात करते हैं कि हम अक्सर ये बोलते हैं प्री डायबिटिक, ये वर्ड सुनते हैं हम। मतलब क्या? हम बोलते नहीं मेरी शुगर लेवल बॉर्डर पे है, कोई बोलता नहीं हमारे ख़ानदान में है तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये प्री डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या? इसके अंदर पहले साइन सिम्टम को हम समझते हैं कि प्री डायबिटीज़ है क्या। सिर्फ रिपोर्ट में शुगर बॉर्डर पे आई, HbA1c मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 5.6 आया या 5.7 आ गया, या शुगर आपकी फास्टिंग वाले 100 पे चली गई और PP तो आपकी नॉर्मल थी, वैसे अगर है तो आप बोलते हो नहीं ये प्री डायबिटीज़। लेकिन थोड़ी और क्लियरिटी के साथ हम इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि आज के डेट में प्री डायबिटीज़ ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वजह क्योंकि उसको अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आप टाइप 2 या डायबिटीज़ की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे क्योंकि ये रिवर्सिबल पोजीशन में है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं या क्या क्या दिक्कतें हम फेस करते हैं? इसके अंदर पहली दिक्कत ये है कि स्किन का कलर डार्क हो जाना, फोल्डेड एरियाज डार्क हो जाना, नेक के ऊपर वेलवेट के जैसा पैच तैयार होना, नकल्स है, एल्बोज है, फोल्डेड एरियाज अंडर आर्म्स है, नीज है, ये लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पे ब्लैक स्किन पैचेस आना। दूसरी बात,
बार बार पेशाब को लगना, तीसरी बात वजन बढ़ जाना। अगला सिम्टम है कि भूख कंट्रोल बिल्कुल नहीं होना, भूख लग जाए तो चिड़चिड़ होना शुरू हो जाना, रात को पेशाब के लिए उठने के बाद गले में ड्राइनेस महसूस होना, आँखों की रोशनी कम होने लगना, सहनशीलता कम होने लगना। इसके साथ साथ उस पेशेंट को बैक को भी पसीना आता है, हमने क्लिनिकली ऑब्जर्व किया हुआ, मैं साइन आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ खाना खाने के बाद मोशन को तुरंत जाने की इच्छा रहना। ये सब एक ओवरऑल जो एवरेज मैंने मेरे एक्सपीरियंस में, लास्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने जो 15 ईयर्स 17 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस किया उसको मैं आपके साथ शेयर कर। अब लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने फास्टिंग पीपी चेक किया था, मेरा नॉर्मल है। वैसे मेरे माता पिता या फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि शुगर, फास्टिंग एंड पीपी उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया है, इसलिए उनका शुगर कंट्रोल में है या नहीं उसके लिए फास्टिंग और पीपी दिखती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर उस पेशेंट ने कैसे जज करना चाहिए, तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप लैब इन्वेस्टिगेशन से करना चाहते हैं तो आप फास्टिंग एंड पीपी, इंसुलिन चेक कीजिए, साथ ही साथ HbA1c चेक कीजिए, उसके साथ आप सी पेप्टाइड नाम का भी टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि प्री डायबिटीज़ ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से डायग्नोस करने वाली बात है, इसीलिए अगर हमारे पास पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो हम उनको देख के बता सकते हैं कि हाँ, इनको प्री डायबिटीज़ के फेज़ में वो है या नहीं। अब हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि डायबिटीज़ क्या है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, प्री डायबिटीज़ क्या होता है। अब हम समझते हैं कि और टाइप होता है जिसके अंदर बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी में जो शुगर बढ़ जाती है इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब इसके अंदर बेबी डिलीवर होने के बाद ये कभी कभी ये शुगर कंप्लीट ठीक हो जाती है, लेकिन किसी किसी केस में अगर वो रह गई तो वो आगे कंटिन्यू भी हो सकती है। लेकिन ये एक तरीके का एक रिस्क फैक्टर रहता है कि हाँ, आपको अगर प्रेगनेंसी में शुगर आई थी तो फ्यूचर में आ सकती है। इसीलिए जो ध्यान रखना ये जो ज़रूरी है उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी में आई है तो आगे भी अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आ सकती है। डायबिटीज़ के हिसाब से आज तक क्या हमारा क्या रिकॉर्ड, मतलब क्या सोच रही है कि डायबिटीज़ मतलब आप दवाई क्यों ले रहे हैं। अगर एज ए डॉक्टर मैं आपको सवाल पूछता हूँ तो पेशेंट बताए कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मेरी शुगर बढ़ गई। अच्छा, फिर और क्या आप डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं? नहीं, वैसे तो शुगर बढ़ गई थी, डॉक्टर ने बोला था कि अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ऑर्गन को डैमेज पहुंच सकता है, तकलीफ हो सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल डायबिटीज़ क्या है, नहीं वो नहीं पता। तो हम पहले उस बात को समझते हैं। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, हम डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और हमारा जो मोटिव है, इसके पीछे जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको क्या डायबिटीज़ क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स है उसका, तब ये सब कुछ पता चलेगा तभी तो आप ध्यान रख पाओ। पता ही नहीं है कि शुगर क्या है, सिर्फ एक्सेप्ट रिपोर्ट, तो फिर ध्यान कैसे रखोगे आप। अब बात करते हैं कि एक इन जनरल डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं। बार बार यूरिन इन्फेक्शन बैठना, सेक्सुअल वीकनेस आना, सहनशीलता कम हो जाना और हर बात पे टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस ये कंटिन्यू उसके चेहरे पे महसूस होना। अब इस चक्कर में उस बंदे का ये हो गया शरीर पे असर, इसी का असर उस बंदे की सोच में होता है। देन दैट पर्सन स्टार्ट बिकमिंग इमोशनल, इरिटेबल, इनसिक्योर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आगे क्या होगा कैसे होगा। लाइकवाइज ये हो गए एक इन जनरल, जैसे मान लीजिए टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, इसमें इन जनरल ये सिम्टम्स आएंगे ही। अच्छा, एक और सिम्टम मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि उन बंदों को रात को पेशाब को बार बार जाने की वजह से उनको नींद पूरी नहीं होती, जिस वजह से उनका नेक्स्ट डे फिर से खराब होता है। अच्छा, ये हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के, किन किन को ये डायबिटीज़ हो सकता है। इसमें पहला है जेनेटिक, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में रहना। दूसरा, जिनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब खाने पीने, सोने, जागने, उठने बैठने, एक्सरसाइज का कोई शेड्यूल नहीं है, उनको हो सकता है। तीसरा, जिनका बैड हैबिट्स है, यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ईटिंग, ओवर ईटिंग, आउटसाइड ईटिंग, कंटिन्यूस घूमना, इन लोगों को हो सकता है। चौथा, जो हाईएस्ट कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको
ये वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी ज़िंदगी तो स्ट्रेस से भरी पड़ी है, उन लोगों को हो सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों का खुद की हेल्थ के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं है, यानी कि वो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, वो कभी खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों को भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर पीसीओडी है तो जिसमें इंसुलिन बढ़ के उनको शुगर होने के, प्री डायबिटीज़ के भी चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रेगनेंसी में अगर कभी शुगर आ गई हो तो भी चांसेस बनते हैं आगे चलने की। और इसके अलावा अगर उस बंदे को हमेशा उसके मन के अंदर इनसिक्योरिटी, फियर, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस ये बार बार है, मुझे शुगर हो जाएगी क्या, मुझे बीमारी हो जाएगी क्या, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज आज की डेट में एंजाइटी इश्यूज, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब डायबिटीज़ होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं? अब आप तो बोलोगे डॉक्टर साहब बीमारी तो हो गई, दवाई ये पता भी दिया कि कौन सा फैक्टर में, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या? देखिए, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों का रिपोर्ट के ऊपर शुगर नॉर्मल है, लेकिन बावजूद वो लोग कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं। अब पेशेंट्स को ये बात नहीं पता है कि रिपोर्ट सिर्फ नॉर्मल होना ये फ़ायदेमंद नहीं है, पूरा सिस्टम नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि सिस्टम में अगर बीमारी को सिम्टम्स है, जैसे मैंने बताया वजन कम होना, हाथ पैर पतले हो जाना, थकान आना, आँखों के अंदर धुंधलाहट रहना, सेक्सुअल वीकनेस रहना, ये सिम्टम्स है। तो वैसे एक रिपोर्ट ये भी एक तरीके से आप सिम्टम या इंडिकेशन पे ले सकते हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि सिर्फ रिपोर्ट नॉर्मल हो तो आप नॉर्मल, मुझे ये कहना है। अच्छा, तो अभी इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मैंने ये देखे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसे कि पैरों की जलन हो रही है, पैरों के अंदर सुनसुनाहट आ रही है, चलते समय चप्पल निकल के जा रही है, जैसे स्लोप से जा रहे तो गिरने के में से लगता है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। अब ये हो गया डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी, लोग बोलते हैं शुगर की वजह से आंखें चली गई, लेकिन मेरी शुगर तो नॉर्मल थी। अब लेकिन वही तो मैं कह रहा था कि नॉर्मल रिपोर्ट और नॉर्मल पर्सन, दीज आर द टू डिफरेंट एंटिटीज। तो उसके वजह से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होके विजन वीक हो जाना है, विजन चले जाना। तीसरा, डायबिटिक फुट, डायबिटिक वुंड, यानी कि क्या, पैरों के अंदर जख्म हो जाना, जो जल्दी घाव हो जाना, जो नहीं भरना, जो कि कल जाके डायबिटिक गैंग्रीन में भी कन्वर्ट होता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस में हमेशा देखता रहता हूँ। अब ये हो गए इसके। अब इसके अलावा जो अदर डिजीजेस है कि क्योंकि शुगर ये आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिस वजह से बाकी बीमारियों को आने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हम इसके अलावा समझते हैं कि क्या इसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि देखिए, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है। अगर आप अपने आप को आज समझते हो कि मुझे इससे दूर रहना है इस बीमारी से, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो सबसे पहला लाइफस्टाइल को सुधारिए। दूसरा, अपने आप को स्पोर्टिवली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कीजिए। तीसरा, आप एक, जैसे हमने एक एजुकेशन लिया है फ्यूचर के लिए, वैसा हेल्थ के लिए एक एजुकेशन लीजिए कि मैं डाइट कैसे फॉलो करूँ, स्लीपिंग पैटर्न मेरा कैसा रहे, मैं किस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत करूँ। सो अभी हमने डायबिटीज़ को समझा, कॉम्प्लिकेशंस या उसके साइन सिम्टम्स टाइप इनको समझा। अब इसके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव मेथडोलॉजीज़ है या फिर उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया। अब सेम उसी तरीके से जो कि हमारा जो फील्ड है जिसमें हम काम करते हैं, दैट इज़ होम्योपैथी, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा। अब जैसे प्री डायबिटीज़ फेज़ है, तो प्री डायबिटीज़ फेज़ में आपको, आप जैसे हमें विज़िट करते हो, हम आपको क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली दोनों तरीके से इन्वेस्टिगेट करके हम उसके लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आप बताएंगे कि रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन आई एम नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल, जो कि डॉक्टर संचित आपने जो साइन सिम्टम बोले वो तो मैं फेस कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरी शुगर नॉर्मल है, वी आर देयर टू हेल्प यू, मतलब यहाँ पे आपका होम्योपैथी का रोल आएगा। तीसरा, कभी कभार ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं गोलियाँ बहुत खा रहा हूँ या जो दवाई चल रही है वो मुझे शुगर पे कंट्रोल नहीं आ रहा, तो हो सकता है देयर इज़, हम आपको वहाँ पे भी होम्योपैथी के थ्रू आपको हेल्प कर सकते हैं। अब अक्सर पेशेंट की ये चर्चा होती है, क्या डॉक्टर साहब होम्योपैथी के साथ यानी कि अदर साइंसेस का अगर हम दवाई लेते हैं तो वो दोनों साथ में लिया तो चलता है क्या?
तो इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं, आप दोनों दवाई चाहिए तो साथ में ले सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको धीरे धीरे आगे जाके बाकी की दवाइयाँ हम कम करने में मदद हम आपको कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत बार पेशेंट के बारे में माइंड में ये रहता है कि अरे आपकी गोलियाँ तो स्वीट होती है, लेकिन हमें तो शुगर है, वो उसको बढ़ाएगा क्या। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो डायबिटीज़ के पेशेंट में जो दवाई हम देते हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लिक्विड मेडिसिन या फिर जो टेस्टलेस पिल है उसको हम यूज़ करते हैं। हालांकि वैसे भी वो शुगर की वो गोलियां जो होती है वो लैक्टोज की रहती है, जिसकी वजह से इतना उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक फूड, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक वूंड, डायबिटिक गैंग्रीन, डायबिटिक के अदर कॉम्प्लिकेशन, हाथ पैरों की जलन, सहनशीलता कम हो रही है, इमोशनल सेंटिमेंटल एंजाइटी, ये ऑल टॉपिक्स होम्योपैथिक साइंस में हम कवर करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी इज़ अ होलिस्टिक साइंस। मतलब क्या, हम आपको एज ए इंडिविजुअल कंप्लीट देखते हैं, मतलब सर से लेके नाखून तक हम चीज़ को, यूँ नहीं कि सिर्फ शुगर की वैल्यू को देख लिया और उसी को डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, वेयर आज का जो हमारा डायबिटिक डे है उस ओकेजन पे मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, भले आप कोई भी ट्रीटमेंट आप डायबिटीज़ के लिए लो, या फिर अगर आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हो या और इसके अलावा डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें कभी भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को एड्रेस करने की, ईच एंड एवरी डाउट्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।